Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ali Jevasani and I am conducting the course Media Advertising. So let's get going. Assalamualaikum everyone. This is session 10 of Media Advertising and today is 23rd of March 2021. तो लास्ट क्लास में हमने जो है फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन की थी। सबको टास्क दे दिया था कि एथनोग्राफिक रिसर्च करनी है अपने असाइंड प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इस बार जो है हम क्या कहते हैं एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विथ यू ऑल। So basically, we are talking about human psychology and its use in advertising. ठीक है? Sigmund Freud was the founder of human psychology. He has done many contributions in the field of psychology, human psychology. इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं। इसकी साइकोलॉजी जो रिसर्च है और जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी फर्दर स्टडीज भी बनी हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड की जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे जो रिसर्च है और फाइंडिंग्स हैं उनके ऊपर बेस्ड कुछ उसके टैक्टिक्स जो है एथनोग्राफी में भी यूज़ किए जाते हैं, कुछ उसके टैक्टिक्स जो हैं कंज्यूमर बिहेवियर में भी यूज़ किए जाते हैं। आप सबको आई डोंट नो आइडिया हो नहीं हो, कंज्यूमर बिहेवियर एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, स्पेशली व्हेन यू डूइंग एमबीए। तो उसमें कंज्यूमर बिहेवियर एक सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो उसमें एक सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज जो होती हैं वो भी डिस्कस की जाती हैं और ह्यूमन साइकोलॉजी एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है। रिमेंबर स्टार्ट ऑफ दी क्लास मैंने सेशन 1 में एक बात डिस्कस की थी कि एक अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो होती है जिसके अंदर क्रिएटिव लोगों के साथ साथ एक ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट भी होता है। जो लेट्स सपोज जो बड़ी फेमस एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो अपने टीम में ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट को भी रखते हैं। जब क्लाइंट जब ब्रीफ देता है उस ब्रीफ को डीकोड करके क्रिएटिव ब्रीफ में कन्वर्ट करते हैं, देन जो ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट होता है दैट पर्सन इज वेरी हैज अ वेरी गुड कंट्रोल ऑन कंज्यूमर बिहेवियर एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। वो ऑडियंस को समझता है, ऑडियंस के हिसाब से जो है वो फाइंडिंग्स डेवलप करता है और उन फाइंडिंग्स को फर्दर क्रिएटिव डिपार्टमेंट यूज करता है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी का थोड़ा सा टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ इस सेशन में। वैसे तो इट्स लाइक अ प्रॉपर फील्ड, इसके ऊपर तो पूरी स्टडी हो सकती है, पूरी एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, कोर्स की बात नहीं है, इट्स फील्ड ऑफ स्टडी। तो हम सिर्फ एक छोटा सा सेशन करेंगे सिगमंड फ्रॉइड की वो थ्योरीज जो एडवर्टाइजिंग के फील्ड में अप्लाई होती हैं और उसको एडवर्टाइजर्स यूज कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स में, अपने कैंपेन्स में। तो इसके इसके ऊपर तो बहुत सारी इसने थ्योरीज दी हैं सिगमंड फ्रॉइड ने, लेकिन उसकी जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजिकल जो यूज हो रहे हैं एडवर्टाइजिंग में, उसमें एक है सब्लिमेशन, सरोगेट, विजुअल मेटाफोर, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिबस कॉम्प्लेक्स, सस्पेंडेड डिसबिलीफ। तो इन सब की मैंने एग्जाम्पल भी अटैच कर दिया, मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। 1 2 3 4 5 6 हैं ये, ठीक है। वैसे तो इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं लेकिन हम सारी थ्योरीज को नहीं देख रहे, हम बहुत सारी थ्योरीज में से कुछ चंद को फोकस कर रहे हैं जिनको एडवर्टाइजिंग में ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि जो भी मैसेज होता है, जैसे एडवर्टाइजिंग के अंदर आप ऑब्वियसली एक सेशन ले चुके हैं मेरे साथ जिसमें आपने ये देखा है कि मैसेज स्ट्रेटेजी होती है, मैसेज डेवलप किया जाता है, किससे बात कर रहे हैं, ऑडियंस कौन है, क्या बात करनी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब चीजों के लिए उसके अंदर जो मैसेज के एलिमेंट होते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग में फिल्म हो, आर्ट हो, टेलीविजन हो, एडवर्टाइजिंग हो, उन सब के मैसेज जो है उससे वो आप जो व्यूअर है, ऑडियंस है, उसको अट्रैक्ट करते हो। सब्लिमिनल मैसेज वो मैसेज होता है जो विच इज अ मैसेज और सिग्नल डिजाइन टू पास बिलो सब। सब मतलब सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से नीचे वो रहता है, वो ऊपर नहीं जाता सबकॉन्शियस से। तो वो इस तरह का मैसेज होगा कि भाई आप देख लोगे, आपको देखते वक्त उस वक्त वो बात क्लिक नहीं करेगी, समझ नहीं आएगी, लेकिन आपके सब कॉन्शियस में वो मैसेज चला जाएगा। वाजे नहीं होगा उसमें मैसेज या कैंपेन या विजुअल्स देखने पे वो चीज वाजे नहीं की। फॉर इसकी एग्जांपल देखते हैं हम, जो हमने एक कैंपेन मैंने आपको दिखाई थी जिस क्लास में हम अपील्स पढ़ रहे थे, एडवर्टाइजिंग अपील्स का एक सेशन हुआ था हमारा प्रॉपर। उसके अंदर एक मैंने कैंपेन आपको दिखाई थी तरंग की।
तो उस कैंपेन में क्या था कि आपको एक याद हो अगर तरंग और जो टी वाइटनर है और जो चाय की पत्ती है वो दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाया था कि चाय की पत्ती को फीमेल पोर्ट्रे किया था, तरंग जो टी वाइटनर है उसको एज ए मेल पोर्ट्रे किया था, रिमेम्बर? एंड देन वी हैड टू टॉक अबाउट इट एंड आई हैड टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज वो मैसेज आपके सब में गया था, वो लिटरल नहीं था वहां पे। अगर वो लिटरल होता तो वाजे होता, आप सबको समझ आ जाता, बट आई हैड टू एक्सप्लेन यू ऑल कि उसके अंदर एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है ना? तो वो सब 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 कॉन्शियस से नीचे का मैसेज डिजाइन होता है जो हर किसी को समझना है। जिस तरह आप एक आम जिंदगी में मिसाल ले लोगे, आप डबल मीनिंग बातें करते हो अपनी सर्कल में बैठ के। अब जिसके सब कॉन्शियस से नीचे रहती है वो बात उसको समझ नहीं आती, जिसके सब कॉन्शियस से ऊपर रहती है बात उसको समझ आ जाती है। तो ये सारी चीजें, इस तरह के मैसेजेस जो होते हैं एडवर्टाइजिंग में, वो सब्लिमिनल एडवर्टाइजिंग, सब्लिमिनल जो सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन साइकोलॉजी का, वो यूज किया जाता है एडवर्टाइजिंग में। हाँ जी, ये क्लियर हुआ सब्लिमेशन? इसकी एग्जांपल हमने तरंग देखी है फिलहाल, जो आप पहले देख चुके हो एक सेशन में। यस सर। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है सरोगेट है। सरोगेट में क्या होता है कि डिसगाइज्ड एडवर्टाइजिंग होती है, छुपी हुई एडवर्टाइजिंग होती है। अब इसमें प्रमोट किस तरह के प्रोडक्ट्स को किया जाता है जो कि सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है या फिर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा हुआ है, सच एज अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड सिगार, सिगरेट्स, और मे बी यू नो और ऐसी चीजें जो डिफरेंट सोसाइटीज में, डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट कंट्रीज पे उसको दिखाना इतना आसान नहीं है एज पर द वट एवर द कंट्री है, उसकी जो बॉडी है, जो उसको क्या कहते हैं, जो आप सेंसर बॉडी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैमरा है, तो फॉर एग्जांपल हम जो है उसको इस तरीके से दिखा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, सरोगेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उस तरह के प्रोडक्ट विच आर कंसिडर्ड हार्मफुल इज बैंड बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर हायर अथॉरिटी। तो डिसगाइज्ड एडवर्टाइजिंग करते हैं, ठीक है? वो प्रोडक्ट को इतना सेल नहीं कर रहे होते, हैमर अप्रोच नहीं कर रहे होते, उस प्रोडक्ट को लाइट अप्रोच के थ्रू दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल इसकी देखते हैं, इसकी हमारे पास एग्जांपल है माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू क्यों रखी है यहाँ पे? क्योंकि अगेन कार्बोनेटेड ड्रिंक है ये, राइट? एंड ऑल द ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, कोला, ये सारी चीजें भी हार्मफुल है फॉर द हेल्थ। अब कार्बोनेटेड ड्रिंक है तो हार्मफुल। अब वो ये तो नहीं कह सकते अपनी कैंपेन में कि भाई हमारी ड्रिंक पिए और जो है आप जो है चुस्त हो जाएंगे और जो है आपको ताकत आ जाएगी, विटामिन डी बूस्ट हो जाएगा आपका। ये कांट से उनको भी पता है इसका नुकसान है और आपको भी पता है, लेकिन वो कार्बोनेटेड ड्रिंक को प्रमोट करने के लिए कोई और चीज का सहारा लेंगे, यानी कि ड्रिंक डिस्गाइज कर देंगे, प्रोडक्ट को डिस्गाइज कर देंगे और किसी और चीज का सहारा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन ड्यू जो है एडवेंचर को, क्या एडवेंचर के को सपोर्ट लेते हुए, एडवेंचर को और क्या कहते हैं एक्शन स्पोर्ट को सपोर्ट करते हुए अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को ऊपर लेके जाता है। बट माउंटेन ड्यू कैन नॉट से गुड थिंग्स और अपने ब्रांड के, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स डिस्कस नहीं कर सकता, बिकॉज देयर आर नो बेनिफिट्स, फंक्शनल बेनिफिट्स कोई नहीं है प्रोडक्ट के। सही है? तो वो क्या करते हैं कि आप जो है आपको किसी डिस्गाइज करके प्रोडक्ट बेचते हैं। तो दिस काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सरोगेशन। सरोगेट जो है एडवर्टाइजिंग कहलाते हैं। इसमें अल्कोहल के कैंपेन्स आप देख लें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के देख लें, सिगार्स के देख लें, तो ये इस तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर होती है। सरोगेट क्लियर हुआ है सबको? जी पीपल, यस सर। ओके। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जी सर ये जो पिछला कॉन्सेप्ट था आपने जो ड्यू का एडवेंचर से रिलेट जिसमें इन लोग ने करवाया, तो सर लेकिन उसमें उस प्रोडक्ट को रिवील किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात की जा रही है, राइट? लेकिन सर ये जो सिगरेट और अल्कोहल के होते हैं हमारे पैमरा की वजह से ये डिस्क्लोज होते हैं और समटाइम्स जो है इनकी प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्शन चेंज जाती है। किसी की जैसे आई गेस वेलू है कोई जो है वो सिगरेट का ब्रांड है, बट यस सर वही। तो सर उसका तो मुझे बहुत टाइम से तो पता ही नहीं था कि एक्चुअली है किस बारे में। तो सर समटाइम्स ऐसा नहीं हो, मतलब इनके लिए मसला नहीं होता कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कुछ और होता है और इनका एड
अलग डायरेक्शन में चला जाता है। यही होता है सरोगेट का कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा, वेलो जो है वो सिगरेट नहीं है, वो बेसिकली निकोटीन पाउचेस हैं। तो अब पेमरा जो है उसके लॉस के हिसाब से सिगरेट के ऊपर बैन है एडवर्टाइजमेंट का। तो निकोटीन पाउचेस पे तो बैन नहीं है, तो वो उसके कैंपेन को एडवर्टाइज कर तो सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं दिखा रहे। आपने किसी भी वेलो की कैंपेन उठा के देख लें, उसमें ये नहीं होगा कि वेलो के डब्बी खोल के कोई पाउच मुंह में डाल के और जैसे च्युइंगम खाते हुए मजेदार एक्सप्रेशन होते हैं वो दिखा रहा है, या फिर वेलो के फंक्शनल बेनिफिट्स दिखा रहा है। कोई ऐसी बात कर ही नहीं सकते, बिकॉज एवरीबडी नोज कि इसका कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है ना, फायदा क्या है क्या नहीं है उसका, तो निकोटीन तो इट्स ड्रग, राइट? फायदा तो नहीं है, उल्टा नुकसान है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है जिसको आपका गवर्नमेंट बॉडी बैन करे ना करे, आपका पेमरा या आपकी जो सोसाइटी एक्सेप्ट करे या ना करे, ब्रांड को पता है भाई ये प्रोडक्ट जो है इसका कोई फंक्शनल बेनिफिट है ही नहीं। समझो, चाहे वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कोई फायदा है नहीं। तो वो ब्रांड डिस्गाइज करता है अपने प्रोडक्ट के फंक्शनल बेनिफिट्स को, और किसी और चीज का, किसी और इवेंट ओकेजन, किसी और टॉपिक का सहारा लेते हुए उसको एडवर्टाइज करता है। तो वेलो में क्या एडवर्टाइज किया जाता है, कोई बताएगा किस चीज को? सर उसके अंदर डांस, म्यूजिक और पेंट, आई गेस जो लेटेस्ट मैंने उसका देखा था उसमें तो वो एक पाकिस्तानी एक्टर का देखा था जिसमें वो डांस कर रहा था और पेंटिंग बना रहा था हाथ और पैरों से। तो और इसमें मैंने ऐड देखा है इसका कि उसमें वो कुछ खा रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये कोई किसकी एक्चुअली है। मुझे लगा कि शायद इसके बाद जब मुझे पता चला, मुझे लगा सिगरेट का है आई गेस, सिगरेट लेकिन नहीं वो है, कुछ खा तो रहा पाउच है। था। यस सर, लेकिन उसमें मैंने एक ऐड में देखा था कि वो कुछ खा तो रहा था उस डब्बी से निकाल के, और मुझे अभी तक ये बात नहीं पता थी कि वो कोई ऐसा कुछ है खाने वाला कोई आइटम। हाँ नहीं, मतलब वो मैं एक आध बात मिस करके, हाँ ठीक है, खाते हुए दिखा दिया। वैसे तो माउंटेन ड्यू भी पीते हुए दिखा देंगे, अल्कोहल के ऐड में अल्कोहल भी पीते हुए दिखा देंगे, वो ठीक है, फाइन। बट दे डोंट हैव, दे नो कि इसका कोई फंक्शनल बेनिफिट नहीं है। तो वो फंक्शनल बेनिफिट है ही नहीं उस प्रोडक्ट का, तो उसको एडवर्टाइज वैसे करेंगे ही नहीं वो। ठीक है, वो किसी और चीज का सहारा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेलो का जो आपने जिक्र किया, अच्छा जिक्र चढ़ा यहाँ पे, आई लाइक द एग्जाम्पल इन दिस सिचुएशन। तो उसमें क्या होता है कि जो चीज, जो मैसेज वेलो प्रमोट कर रहा है वो क्या है? एंजॉय लाइफ। अगर आप उसकी जितनी भी कैंपेन उठा के देख लो और उसका कंक्लूजन निकालो, उसका एक्सट्रैक्ट निकालो उसके एडवर्टाइजिंग मैसेज स्ट्रेटजी का, तो वो है एंजॉय लाइफ। ठीक है ना, तो वो लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाता है अपनी हर कैंपेन में। तो इसी तरह माउंटेन ड्यू बात करेगा एडवेंचर की, इसी तरह रेड बुल भी बात करेगा एडवेंचर की। ठीक है, इस तरह बहुत सारे अल्कोहल के जो कैंपेन्स है जो कि डिफरेंट ममालिक में बैन है, या सिगरेट की कैंपेन्स है वो डिफरेंट ममालिक में बैन है। तो वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स तो नहीं बता सकते क्यों, बिकॉज देयर आर नो बेनिफिट्स, उल्टा नुकसान है। तो वो किसी एक टॉपिक को पकड़ते हैं, चाहे वो एक फीलिंग हो, इमोशन हो, या फिर वो टैंजिबल कोई चीज हो, या जैसे ये स्पोर्ट्स है, उसको पकड़ के एंड देन दे प्रमोट, और अपना प्रोडक्ट उसके अंदर डिस्गाइज करके किसी एक और चीज को प्रमोट करते हुए प्रोडक्ट को लेके जाते हैं आगे। ये क्लियर हो सबको? सरोगेट सही सर, जी सर। यस सर। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है विजुअल मेटाफोर। नाउ मेटाफोर, मोस्ट ऑफ यू वुड नो व्हाट मेटाफोर इज। मेटाफोर इज बेसिकली एक सिंबोलिज्म को कहते हैं। एक विजुअल मेटाफोर मतलब ऐसा सिंबल जो कि विजुअली अवेलेबल हो। वैसे तो सिंबोलिज्म कॉन्सेप्चुअल होता है, इनटैंजिबल होता है, लेकिन विजुअल मेटाफोर जो है वो टैंजिबल सिंबोलिज्म को कहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे इसमें जो है मर्ज किए जाते हैं टू सीमिंगली इनकम्पैटिबल इमेजेस और कॉन्सेप्ट इन एन एफर्ट टू क्रिएट सिंबोलिज्म। दो कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा मर्ज करके एक विजुअल मेटाफोर क्रिएट किया जाता है, एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग as way to enhance perceived value of a product to make it seem more personal. ठीक है, इसकी कैंपेन देखते हैं। Then can also help to create particular brand image. The advertising metaphor often combines a verbal phrase with a visual image. Verbal phrase with a visual image. इस पे हमारी आपकी अपनी एक सीनियर है CMA की, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, विजुअल मेटाफोर पे। उसका नाम है वसफा। उसके जो ब्रांड है वो है आर्टकारी। ठीक है, अब वो कर क्या रही है आर्टकारी में? वो जो मुहावरे हैं या लोगों की बातें हैं उनको इलस्ट्रेट करके विजुअली दिखा रही है। ऐसा ही है ना, उसकी टी शर्ट्स देख लो आप। यस सर। उसकी आप टी शर्ट्स देख लो या आप उसके बैग्स देख लो, वो विजुअल मेटाफोर का कॉन्सेप्ट यूज कर रही है
वो इस तरह से कि लोग क्या कहेंगे, दिस इज अ नॉर्मल थिंग इन आवर सोसाइटी। तो वो एक मुहावरा या कहावत या लोगों के मुंह से निकली हुई एक बात है, एक मिसाल है, उसको वो विजुअल मेटाफोर यानी कि विजुअली उसको इलस्ट्रेट करके वो दिखा रही है। दैट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ विजुअल मेटाफोर, जो कि एडवर्टाइजिंग में यूज किया जाता है। अब उसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस। अब ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो इट्स बेसिकली मैकडोनल्ड का एड है एंड इट सेज लीव योर मॉर्निंग्स मूड, ठीक है। अब मॉर्निंग में आपका मूड नॉर्मली खराब होता है हर इंसान का, और वो काम पे जा रहा उठ के, वैसे ही चाह रहा होता है दिल आपका कि आप सो जाए मजीद। तो आप उठ के काम पे जा रहे हैं और आपका मूड वैसे ही खराब है। तो ये खराब मूड को कैक्टस से इसने दिखाया है, जो इसका क्रिएटिव आर्टिस्ट है, क्रिएटिव डायरेक्टर है, उसने खराब मूड को ये कैक्टस से दिखाया, बिकॉज कांटेदार पौधा होता है, राइट। एंड ये एक विजुअल मेटाफोर की जितनी भी बेस्ड कैंपेन होंगी ना, वो ऐसी होंगी जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा रियल वर्ल्ड में, उस तरह की चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो वो इस तरह करके दिखाते हैं इसको, ड्रामेटाइज करके, ठीक है ना। तो ये विजुअल मेटाफोर की एग्जांपल्स हैं जो ज्यादातर अब्रॉड इंटरनेशनल कैंपेन्स में ज्यादा यूज होती हैं, हमारी लोकल कैंपेन्स में ज्यादा यूज नहीं होती हैं। आगे देखते हैं जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, वो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये बेसिकली ओडिबस कॉम्प्लेक्स है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसका ऑपोजिट है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का जो कहता है, ये क्या नाम है, जो कार्ल जंग है, उसने थ्योरी ये डेवलप की थी कि अ गर्ल एजेड बिटवीन 3 to 6, वो सबकॉन्शियसली, जो 3 से 6 साल की लड़की जो होती है, वो सबकॉन्शियसली अपने फादर की टुवर्ड्स हर फादर शी गेट्स अट्रैक्टेड, बिकॉज अपने जो ही वो इस एज में ग्रो कर रही होती है, एक इस पे साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी भी आप पढ़ो तो 3 से 6 साल की जो उम्र होती है, उसमें जो बच्चा होता है वो डिस्कवर करता है कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं। वो ये डिस्कवर करता है इस एज में। तो वो जब ये एज होती है ना, जो लड़की होती है 3 से 6 साल की उम्र की, वो डिस्कवर करती है, तो फिर वो उसको आइडियल मैन जो है ना, अपना सबसे पहले फादर नजर आता है, बिकॉज फादर इज द आइडियल मैन अराउंड हर, एंड शी बिकम्स वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर फादर, एंड अपनी मदर को उस टाइम पीरियड पे शी इग्नोर्स अ बिट। ये कार्ल जंग ने थ्योरी डेवलप की थी 1913 के अंदर। इसको कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जो कि फर्दर इसको फर्निश किया था, क्या नाम है, सिगमंड फ्रॉइड ने। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को जो है हम एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। वो किस तरह से, ये कैंपेन सबको याद होगी, ठीक है, ओरियो की, जिसमें जो ये छोटी बच्ची है, ये प्रिंसेस बनी हुई होती है, इसके रूम के अंदर ही एक इसने वो कैंप बनाया होता है, और इसके फादर को वो सिखा रही होती है कि बिस्किट यूज कैसे करते हैं, खाते कैसे हैं, उसको ट्विस्ट करें, लिक करें, एंड देन डंक। डू यू ऑल रिमेंबर दिस कैंपेन? बहुत चली है जी टीवी सर। में। यस सर। यस सर। तो ये एक वाहिद कैंपेन नहीं, अब आपको ये एग्जाम्पल के लिए दी है, इस तरह की बहुत सारी कैंपेन्स होंगी जिसमें फादर डॉटर का जो है अट्रैक्शन दिखाई हुई होती है, और जो डॉटर यूज की हुई होती है वो ये 3 to 6 ईयर्स की एज के बीच में यूज किया होता है। ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको एडवर्टाइजर्स यूज करते हैं अपनी कैंपेन्स में, ठीक है। नेक्स्ट है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जो इसका ऑपोजिट है। उसमें क्या है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट अपीयर्ड इन सिगमंड फ्रॉइड्स इंटरप्रिटेशन। एक बुक थी उसकी 1899 में, जिसका नाम था द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये होता है कि बॉय showing affection to his mother by sending her or giving her flowers, and being attracted toward his mother rather than his father, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स आपको एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगेन इसमें आपको ये वाला जो एड था, ये ब्लू बैंड का, ये पाकिस्तानी एड है, राइट। ये भी आई एम श्योर सबने देखा होगा। ब्लू बैंड का एड देख लो, और बेतहाशा एड्स हैं जिनकी एग्जांपल्स मेरे जहन में नहीं आ रहे इस वक्त, लेकिन आप सन एंड मदर जो है उसकी जो है एक केमिस्ट्री आप दिखाओगे कैंपेन में। तो ज्यादातर कैंपेन जो एडवर्टाइजिंग में यूज किए वो इसीलिए होती है ना, सन और मदर का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है एक्टर्स के अंदर, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, और डॉटर एंड फादर का ज्यादा यूज किया जाता है। तो वो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर ये काम किया जाता है कैंपेन्स के अंदर। टैंग भी है, टैंग में Oh भी yeah, yeah, yeah. सन को लिया जाता है। Yeah. Very nice, very nice. Thank you so much for giving amazing examples, Mulaika. तो suspended disbelief is the last, I think, जो हमारा आज का टॉपिक है। उसमें क्या होता है कि suspended disbelief ये होता है कि willing suspension of disbelief। आपको पता है
willingness to suspend one critical faculties and believe something surreal, sacrifice realism and logic for the sake of enjoyment. आपको पता है एक चीज लॉजिकल नहीं है लेकिन आप उसको एंजॉय कर रहे हो, ठीक है. A literally term for art referring to one of the Aristotle's principles of theater is कि आप जो है वो फिक्शन को एक्सपीरियंस करते हुए उसको रियलिटी समझ बैठते हो, ठीक है ना. ये इंसान का डीप साइकोलॉजी है कि उसको एक अनरियल चीज दिखाओ ना तो इंसान का दिल चाहता है वो बिलीव करे उसमें, जो कि दिमाग कहता है कि लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है लेकिन इंसान फिर भी उसमें बिलीव करता है. फॉर एग्जाम्पल आप जो है सुपर हीरोज में बिलीव करते हो, ठीक है. जब आप मूवी देखते हो कोई डीसी कॉमिक्स की या मूवी देखते हो मार्वल की तो आप उसमें बिलीव करना शुरू हो जाते हो, ठीक है. ऑल्दो योर ब्रेन सेज कि दैट इज नॉट लॉजिकल, इट्स नॉट गोना हैपन, बट आप उसमें बिलीव करते हो. एक मूवी की एग्जांपल मैंने देता हूँ. इसी तरह कैंपेन्स या एडवर्टाइजिंग में भी अनरियल चीज को यूज किया जाता है और इंसान उसमें बिलीव करने का दिल चाहता है इंसान का. फॉर एग्जाम्पल ये हमने कैंपेन देखी थी लोकल हमारी, खाना बने एक्साइटिंग. ये फवाद खान की वो कैंपेन थी जिसमें टेबल के ऊपर बॉटल फ्लिप करता है और मील जो है रोटेट होके अप साइज हो जाता है, डबल हो जाता है और खूबसूरत हो जाता है दिखने में. डू यू रिमेम्बर दिस कैंपेन? आई थिंक मैंने दिखाई भी है. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. तो अब दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? योर ब्रेन एक्सेप्ट्स कि भाई ऐसे तो हो नहीं सकता, लेकिन आपको कैंपेन देख के बड़ा मजा आ रहा है और आपको उस वक्त आप फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू गेट इन्वॉल्वड इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो एंड यू से you ignore the fact that this is not possible, you just start enjoying it. A back of your mind, a part of your mind start believing in that thing, right? तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एडवर्टाइजिंग में ही नहीं यूज होते. ये सारे विजुअल जितने भी क्रिएटिव जो विजुअल मीडियम्स हैं उसके अंदर यूज किए जाते हैं, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो विजुअल आर्ट हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो क्या कहते हैं फिल्म हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो. ये सब चीजों में ये सारे कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्रॉइड के यूज किए जाते हैं. तो ये क्लियर हो आपको सस्पेंडेड डिसबिलीफ? जी, सस्पेंडेड डिसबिलीफ की मुझे यही याद आ रही थी कैंपेन रिसेंट जो मैंने देखी है. आई एम श्योर इसके बाद भी बहुत सारी कैंपेन होंगी हमारे अपने लोकल मीडिया पे जो कि इस पे बेस करती हैं कि समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल बट इट्स बीइंग हैपेंड इन एन कैंपेन और यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट और यू गेट एक्साइटेड टू सी सच अ कैंपेन और सच आइडिया. ठीक है जी. तो ये 6 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं. इसमें से करना ये आप लोगों ने कि आपने ये देखना है कि जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है जिस पे आप सारे ग्रुप्स काम कर रहे हो, आप किस कॉन्सेप्ट को अपने फाइनल प्रोजेक्ट कैंपेन के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है. अब जाहिर है आप सबके पास अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. तो ये आई लीव दिस टोटली अप टू यू कि इन 6 में से कोई भी कॉन्सेप्ट आप अपने कोई एक कॉन्सेप्ट अपने project में use करो, part of your campaign, either you're showing that into a TVC or any other form of media. That totally is up to you. तो ये clear हुआ guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दानिश अली, मल्टी फॉर्म की कौन सी एग्जांपल? सॉरी मैंने चैट अभी पढ़ी है. सर वो जब आप इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रहे थे. ओ या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. तो उसमें वो बाप जो है बेटी का बहुत उसको ख्याल होता है, राइट? और मल्टी फॉर्म उसको देता है. बट ऑब्वियसली वो 3 to 6 वाली एज ग्रुप तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उठाया कॉन्सेप्ट वहीं से था. इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ही उठाया उसको कहीं ना कहीं. बिल्कुल एग्जैक्टली. लिप्टन की एक है. लिप्टन की कौन सी? लिप्टन की वो जिसमें खेल रहे हो तो लेकिन बाप कहते हैं वो किसी का फोन आया था तो वो हाँ आई अंडरस्टैंड. हाँ देखी भी है राइट. तो बहुत सारी कैंपेन. सर जी सर ये जो लिकर चॉकलेट्स होती हैं पाकिस्तान में तो खैर नहीं होती हैं, लेकिन क्या ये भी सफोकेट के अंदर फॉल होंगी? पाकिस्तान में नहीं है लिकर चॉकलेट्स. लिकर चॉकलेट्स होते हैं इसमें बेसिकली बाहर होती है, अल्कोहल होता है, सर्टेन परसेंटेज होती है लिकर चॉकलेट्स. हाँ तो मैं पूछ रहा था सर ये भी सफोकेट में फॉल होंगी, जैसे जिसका कोई डायरेक्ट एडवांटेज नहीं होता, जैसे वीगो की एग्जांपल आपने दी थी. वो क्या करेंगे उसमें पूरे प्रोडक्ट को सरोगेट नहीं करेंगे. उसका ये वाला पार्ट जिसमें ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर लिकर है उसको कहीं ना कहीं डिस्गाइज कर लेंगे, बाकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होंगे. समझो? मतलब एवरीबडी नोज दैट इट्स अ लिकर चॉकलेट बट द कैंपेन डजंट हाईलाइट्स दैट पार्ट. ये वाली बात है.
हाँ सर, कोई ऐसा जितनी बड़ी कोई कैंपेन आई भी नहीं थी इसके ऊपर अभी रिसेंटली। हाँ, तो ये वाली बात है। तो आई एम होपिंग गाइस कि आप लोग ये यूज करो इन 6 कॉन्सेप्ट जो हमने आज सीखे हैं, जो ह्यूमन कंज्यूमर बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी पे सिगमंड फ्रॉइड के। आई एम होपिंग एंड आई एनकरेज यू ऑल टू यूज एनी ऑफ देम इन योर कैंपेन। अपार्ट फ्रॉम जो स्ट्रैटेजी हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ में ये भी यूज करो तो आई वुड रियली अप्रिशिएट, आई वुड लुक फॉरवर्ड टू इट। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों से फाइनल प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। फाइनल प्रोजेक्ट की कुछ चीजें हैं जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं की हैं। लास्ट जो क्लास है उसमें हमने सिर्फ इथनोग्राफी के बारे में मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इथनोग्राफी डिटेल में आप जो है वो आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है अपने प्रोडक्ट और सेक्टर के हिसाब से, और आज जो है आपने वो रिपोर्ट मुझे सबमिट करनी है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको चीज बताने लगा हूं वो होगी आपकी फर्दर नेक्स्ट स्टेप जो है, जो आप एज ए टीम करने लगे हो, वो होगा क्लाइंट ब्रीफ को क्रिएटिव ब्रीफ में कन्वर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले वो देखते हैं। तो क्लाइंट ब्रीफ मैं आप सारे ग्रुप हेड्स को दे चुका हूँ, राइट? और आप सबके पास उसकी वीडियो मौजूद है, क्या कहते हैं, क्लाइंट्स ब्रीफ की। क्लाइंट देखिए हमेशा ब्रीफ जो देता है ना वो एक जेनेरिक सी होती है, उसके अंदर क्रिएटिव बातें इन्वॉल्व नहीं होती। वो एजेंसी होती है जिसका काम होता है कि उसके अंदर से क्लाइंट की ब्रीफ में से क्रिएटिव ब्रीफ एक्सट्रैक्ट करना, और देन उस क्रिएटिव ब्रीफ को पूरी जो आपकी एजेंसी मेंबर्स हैं, आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब मिल बैठ के उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये किसी एक बंदे का काम नहीं होता है, सब मिल के उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको डॉक्यूमेंट को डेवलप करते हैं। फिर तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ब्रीफ दे चुका हूँ, आप सबके ज़हन में है इस वक्त जो मैंने ब्रीफ दी हुई है, वो ज़हन में है आपके तमाम मेंबर्स? ठीक है। यस सर। बिजनेस कैटेगरी आप सबको अपनी पता है, किसी की जो है वो बिजनेस कैटेगरी अल्लाह भला करे सैनिटाइजर है, किसी की शैम्पू है, किसी की परफ्यूम, डिटर्जेंट, स्पोर्ट्स वेयर, ये आपकी बिजनेस कैटेगरी या सेक्टर, वो वाली बात हो गई, राइट? ब्रांड आप सबके फाइनल हैं, तो ब्रांड आपने लिख दिया यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ आपने बिजनेस कैटेगरी का नाम लिख के थोड़ी सी उसके बारे में स्लाइट इन्फॉर्मेशन लिख दी, ब्रांड का नाम लिख के स्लाइट इन्फॉर्मेशन लिख दी। ये टेम्पलेट है, इस डॉक्यूमेंट को फिल करना है आप लोगों ने, ठीक है? और एक इसका फील्ड वर्जन भी मैं आपको दिखाऊंगा फॉर एन एग्जांपल, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो बैकग्राउंड क्या है? करंट स्नैपशॉट ऑफ द बिजनेस कैटेगरी, योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन, एनालिसिस ऑफ व्हाट हैज वर्कड और फेल्ड इन पास्ट एंड व्हाई। करंट स्नैपशॉट ऑफ द बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस जो कैटेगरी है, दैट इज जो सेक्टर है, सैनिटाइजर है, लेट्स सपोज, वो जो है स्पोर्ट्स फुटवेयर है, उस बिजनेस कैटेगरी में इस वक्त क्या हो रहा है, ठीक है? करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। फिर योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन, आप के और कंपेटिटर ब्रांड के हिसाब से आपकी पोजीशन क्या है? आप नंबर 1 आते हैं उस कैटेगरी में, नंबर 2 आते हैं, नंबर 3 आते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, न्यू एंट्री है, क्या किस जगह पे आते हैं, आपकी पोजीशन क्या है? एनालिसिस ऑफ व्हाट हैज वर्कड और फेल्ड इन द पास्ट, आपके ब्रांड के साथ इसी कैटेगरी के अंदर पास्ट में क्या आपकी सक्सेस रही है या कहाँ फेल हुए हो, वो बातें आपने यहाँ लिखी, ठीक है? अब नेक्स्ट हेडिंग है बिजनेस इशू, द सब्जेक्ट challenge at hand which the communication must resolve. What are the reasons writing this communication brief? आपके साथ क्लाइंट ने डिस्कशन क्या किया है, क्लाइंट चाह क्या रहा है, उसका इशू क्या है क्लाइंट का। अब आपके साथ जो क्लाइंट की डिस्कशन हुई है, आपके पास क्लाइंट ब्रीफ में है, किसी के अंदर क्लाइंट ये चाह रहा होगा कि मुझे कुछ सोशल मीडिया के लिए नया करना है, किसी में क्लाइंट कोई कंपटीशन करवाना चाह रहा है। आई डोंट रिमेंबर मैंने किसको क्या ब्रीफ दी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है? यू गाइज नो इट वेल। तो कुछ ना कुछ मैंने इशू डिस्कस किया है अपने ब्रांड का आपके साथ क्लाइंट ने, ठीक है ना? वो इशू यहाँ लिखना है आपने कि वो इशू है क्या, क्लाइंट चाह क्या रहा है, सॉरी, ठीक है, स्पेसिफिक इशू क्या है। जो एक केस में मुझे याद आ रहा है, मैंने पैकेजिंग के ऊपर कमेंट किया कि हमारी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, तो आई नीड टू चेंज दैट पैकेजिंग। वो इश्यूज आपने लिखने हैं जो क्लाइंट के साथ डिस्कशन हुई है आपकी, ठीक है? उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, योर स्ट्रेटेजिक गोल्स, मेजरेबल इम्पैक्ट्स एंड बिजनेस रिजल्ट्स दैट यू वांट दिस कम्युनिकेशन टू अचीव। तो आपके जो कम्युनिकेशन मैंने आपको दी है, दैट इज क्लाइंट्स ब्रीफ, उसके अंदर गोल्स क्या हैं, मेजरेबल इम्पैक्ट्स की मैंने कहीं जिक्र किया है क्या? मैंने ये कहा है कि मैं जो है अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मार्केट लीडर बनना चाह रहा हूँ, या कंपटीशन को टफ टाइम देना चाह रहा हूँ, कुछ इस तरह का इम्पैक्ट मैं चाह रहा हूँ, बिजनेस रिजल्ट चाह रहा हूँ, ठीक है? वो वाली बातें आपने यहाँ लिख देनी है।
फिर मेरी ऑडियंस क्या है, B2B, B2C, C2C, उसके ज्योग्राफिक्स क्या है मेरी ऑडियंस के, डेमोग्राफिक्स क्या है, साइकोग्राफिक्स क्या है, बिहेवियरल, ये चारों सेगमेंटेशन क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता है, मार्केटिंग आप पढ़ चुके हो राइट, कि ये जो टारगेट ऑडियंस होती है उसके 4 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, 4 नहीं होते, इससे ज्यादा होते हैं, मैंने यहाँ 4 लिखे हुए हैं, सोशियोग्राफिक्स भी होता है और भी बड़े सेगमेंट्स होते हैं जो फर्दर निकले हुए। ब्रांड पर्सोना, ब्रांड का फील क्या है, मूड क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, टोन क्या है, एटीट्यूड क्या है, ब्रांड एज ए ह्यूमन क्या है। अगर आपका ब्रांड इंसान होता तो उस वो मेल होता या फीमेल होता, उसकी एज क्या होती, ठीक है। तो लेट्स से हम बात करते हैं इस वक्त डिटर्जेंट एक्सप्रेस वालों से, जी शाजिल आरिफ, आपका ब्रांड अगर मेल होता तो आपका ब्रांड अगर ह्यूमन होता तो वो मेल होता, फीमेल होता, उसकी एज क्या होती? यस सर। आपका ब्रांड अगर मेल होता डिटोल तो उसकी आपका ब्रांड अगर ह्यूमन होता डिटोल तो वो मेल होता, फीमेल होता, उसकी एज क्या होती, ये बताओ। सर बिल्कुल आपने खुद ही बता दिया, वो ऑब्वियसली वो मेल ही होता, क्योंकि एक हमें परसेप्शन होता है कि मेल जो होते हैं वो हर चीज को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, तो लॉजिकली उसको मेल ही सपोज करेंगे। और दूसरी चीज ये कि उसमें मतलब उसके एज तो मतलब एज अ एडल्ट मेल कहलाता है, बच्चा तो नहीं कह सकते क्योंकि वो एक सैनिटाइजर जर्म्स किलर है। हाँ, तो वो कोई एक इंटेलिजेंट टाइप की चीज होगी और कोई मेल होगा। हाँ, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एस्पेक्ट इतना ज्यादा क्या कहते हैं यहाँ मायने नहीं रखता, यहाँ रखता है मायने कि डिटोल जो है वो प्रोटेक्ट करता है। मेल जो होता है उसका काम होता है प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना, सिक्योरिटी देना, फैमिली में जो मेल होता है, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो खवातीन भी कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो लेकिन सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन वाली जो बात आती है ना, वो मेल हेड ऑफ द फैमिली मेल होता है, उसका काम होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट। हाँ, ठीक है ना, तो आपका बात सही है। इसी तरह आपको यहाँ पर जज करना होगा कि आपका जो ब्रांड है वो ह्यूमन होता तो क्या होता, और ब्रांड की फील, मूड, पर्सनैलिटी, टोन, एटीट्यूड, ये आपने रिसर्च करके यहाँ लिखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू दे एक्ट एज ऑफ नाउ, टेल अस अबाउट देयर बिहेवियर, यूजेज पैटर्न। ये दे का मतलब कौन है? दे का मतलब है कंज्यूमर और कस्टमर्स, ठीक है। टेल अस अबाउट देयर बिहेवियर यानी कि कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बताओ, उनके यूजेज पैटर्न के बारे में बताओ। यूजेज पैटर्न एज रिलेटेड टू योर ऑन सेक्टर और योर ऑन प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड बात हो रही है। अगर आपने स्पोर्ट्स फुटवेयर यूज सेलेक्ट किया हुआ है तो स्पोर्ट्स फुटवेयर का यूजेज पैटर्न क्या है कंज्यूमर्स का, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। आपके ब्रांड के कंज्यूमर प्रोडक्ट के यूजेज पैटर्न के बारे में भी बात कर सकते हो आप। एंड कंजम्पशन ट्रेंड्स, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट। कंजम्पशन ट्रेंड मतलब कितना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं लोग उसको, और कंपटीशन से क्या आपको टफ टाइम मिल रहा है। पॉसिबल रीजंस, बिलीव्स और फैक्टर्स ड्राइविंग दिस बिहेवियर, ये बातें आपको एथनोग्राफी से पता चलती है, ठीक है। हाउ डू दे एक्ट एज ऑफ नाउ, ये वाला पार्ट आपको एथनोग्राफी से पता चलता है। ये बाकी पार्ट तो आपको गूगल से पता चल जाएंगे, गूगल करके, वो मसला नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट है व्हाट डू वी वांट देम टू डू, कॉल फॉर एक्शन। ये आपने डिसाइड करना है, आप क्या चाहते हो आपके कस्टमर्स क्या करें आपकी कैंपेन देखने के बाद। क्या वो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए, या क्या आप उनका एटीट्यूड चेंज करना चाहते हो कैंपेन दिखा के, या क्या आप उनका कोई मिसकंसेप्शन जो है वो क्लियर करना चाहते हो। प्लान क्या आपका, आप क्या चाहते हो आपका कस्टमर क्या करे। कॉल फॉर एक्शन। देन व्हाट इज द रिवॉर्ड और फॉर एक्शन, अगर वो एक्शन ले कस्टमर तो उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, आप एज ए ब्रांड उसको क्या रिवॉर्ड दे रहे हो, ठीक है। ये इसका आंसर आपने ढूंढना है, ये रिसर्च से पता चलता है, ठीक है। एथनोग्राफी रिसर्च करते हो आप इसमें। व्हाट मेक्स दिस बिलीवेबल, ये भी अगेन एथनोग्राफी रिसर्च के लिए टोटली एथनोग्राफी से पता चलता है। करंट बिलीव्स, डिजायर्ड बिलीव्स, करंट बिलीव्स यानी उस वक्त क्या बिलीव करते हैं आपके कंज्यूमर्स, ठीक है। डिजायर्ड बिलीव्स यानी वो चाहते हैं क्या, व्हाट डू यू वांट देम टू, आप क्या चाहते हो कि आपके कस्टमर या कंज्यूमर जो है वो क्या बिलीव करें, क्या चेंज आए उनके अंदर, क्या उनका परसेप्शन चेंज हो, ओपिनियन चेंज हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये आप क्या चाहते हो डिजायर्ड बिलीफ हो। करंट बिलीफ के कंज्यूमर खुद इस वक्त क्या किस बात पे बिलीव करते हैं आपके प्रोडक्ट और ब्रांड को के अगर बारे में बात की जाए तो। अगेन व्हाट्स द की इनसाइट दैट विल बी यूटिलाइज्ड, की इनसाइट हमेशा याद रखना एथनोग्राफी से आती है। मैंने एथनोग्राफी का सेशन पढ़ाया था, आप एथनोग्राफी का सेशन देख लें, ठीक है, अच्छे से उसको रिव्यू कर लें। आप ये मत समझें आप इस प्रोजेक्ट को करने से पहले पुराने सेशंस भूल जाएंगे, सारा कुछ पुराने सेशंस में मौजूद है,
ठीक है। आप में से वो लोग जिन्होंने इथनोग्राफी करनी थी, उनको चाहिए ये था कि वो इथनोग्राफी का सेशन पूरा एक बार देखते, पूरा सेशन, पूरी क्लास मेरी रिव्यू करते और फिर इथनोग्राफी करते। ये तो मैं अभी आपकी इथनोग्राफी रिसर्चेस देख के बताऊंगा ना कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो आपको चाहिए था पूरा सेशन वो देखते, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता चलता, उस सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर इनसाइट क्या होती है, ठीक है। फोकस ग्रुप क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट सर्वेज क्या होते हैं, इथनोग्राफी में क्या डिफरेंस है, इथनोग्राफी से कैसे की इनसाइट निकलती है, ये बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ उस सेशन में। तो वो की इनसाइट आपकी निकली है नहीं निकली, तो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा तो पता चलेगा मुझे। वो की इनसाइट यहाँ लिखनी होती है, ठीक है। व्हाट सीम्स टू बी एन अप्रोप्रिएट टोन एंड स्टाइल, ये टोन एंड स्टाइल आपकी कम्युनिकेशन का क्या होना चाहिए, मतलब आपकी कैंपेन, चाहे वो टीवीसी है, वो प्रिंट है, वो सोशल मीडिया है, जिफ है, ओएच है, उसके अंदर कम्युनिकेशन का साउंड, फील, टोन क्या होना चाहिए। फनी होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ अपील, जो एडवर्टाइजिंग अपील्स है जिसके ऊपर प्रॉपर एक अलग सेशन किया हमने, उन एडवर्टाइजिंग अपील्स का भी आप जिक्र कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। When and where would our audience be more receptive, ये किस मीडियम पे रिसेप्टिव होगी, यानी कि आपकी ऑडियंस जो है वो किस मीडिया पे ज्यादा मौजूद है, वहां किस टाइम पे मौजूद है, किस वक्त उससे अपने मीडिया पे उसको अपनी कैंपेन को रन करें, तो उस वक्त आपकी ऑडियंस जो है वो ज्यादा, यहाँ मीडिया प्लानिंग की बात हो जाती है थोड़ी सी, कि कहाँ पर आपने पोस्ट करना है कैंपेन, टीवी चैनल पे चलाना है, 8 से 10 रात चलाना है, सुबह मॉर्निंग शो में चलाना है, या मैगजीन है तो कौन सा मैगजीन होगा, यहाँ थोड़ी सी मीडिया प्लानिंग की बातें हो गई। फिर अगेन की कंज्यूमर इनसाइट जो है, जो मैं कह रहा हूँ कि आपको इथनोग्राफी से मिलती है, और ये इनसाइट जो है वो ऑडियंस के दिल से निकली हुई बात होती है, तो वो आपने यहाँ पर डालनी है। कल्चरल टेंशन एंड ब्रांड्स बेस्ट सेल्फ, ये आपने एक्सट्रैक्ट करनी है। रिसर्च कर ली कैंपेन के ऊपर, इथनोग्राफी कर ली, फिर कल्चरल टेंशन और ब्रांड बेस्ट सेल्फ एक्सट्रैक्ट करनी है आपने, जो आपका करंट बिजनेस इशू है, करंट क्लाइंट ब्रीफ है, उसके अंदर से, ठीक है। फिर आपकी जो ये वाला पार्ट आप एंड में करोगे, जब आपकी कैंपेन बन जाएगी या काफी हद तक रेडी हो जाएगी, तो ये वाला पार्ट आप एंड में करते हो, जिसमें आप अपनी जो प्रिंट है या टीवीसी है उसके बारे में, उसके एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट एंड डिजाइन मेंशन करते हो। इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल आपको डिस्कशन करूंगा जब आपकी कैंपेन रेडी हो जाएगी, ठीक है। फिर ये लीगल स्पेसिफिकेशंस होती हैं बिजनेस, कुछ अगर ये एक फॉर्मेट है, एजेंसी का फॉर्मेट है ये जो फॉलो किया जाता है, बजट कितना है, टाइमलाइंस यानी डेडलाइंस क्या है आपके पास, क्लाइंट की सिग्नेचर एंड ऑल, दीज आर नॉट नेसेसरी, ये 4 आखिरी के जो 5 हैं, दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू फिल। बाकी यहाँ तक आपने इसको डॉक्यूमेंट को फिल करना है। तो इस वीक के लिए आपका टारगेट ये है गाइस कि आपने ये डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी करना है, ठीक है। और ये पूरी टीम ने मिल के करना है, किसी एक बंदे का काम नहीं है। सिमिलरली इथनोग्राफी किसी एक बंदे का काम नहीं था, पूरी टीम ने एक दूसरे को हेल्प करना है। इथनोग्राफी की जो फाइंडिंग्स होंगी उसके लिए जिम्मेदार होगा स्ट्रेटेजी हेड, लेकिन हेल्प उसको सबने करनी है, क्योंकि इवेंचुअली उसका अगर क्रिएटिव वाले का रोल आएगा कोई, तो उसको भी हेल्प चाहिए होगी सबकी। अब ये काम, इसके लिए जिम्मेदारी है क्रिएटिव डिपार्टमेंट की, ठीक है। जिम्मेदार क्रिएटिव डिपार्टमेंट है इस डॉक्यूमेंट के लिए, लेकिन सब लोग मिलके हेल्प करेंगे। तो एज ए टीम आप लोगों ने चलना है, एक दूसरे को हेल्प करना है। ये नहीं करना कि ये काम तेरा है, तू जान तेरा काम जाने। यू कांट डू दिस बिकॉज यू गाइज आर 4-5 जो है लोग हो आप लोग एक टीम में। एजेंसी होती है तो उसमें एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उधर समझ भी आता है कि जो है एक डिपार्टमेंट में 50 लोग भर्ती किए हुए, 10 लोग भर्ती किए हुए, तो उनका सब मिलके वो कर लेते हैं अपना, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट क्लियर हुआ है। अब इसका एक और वर्जन है जो मैं आपको दिखाता हूँ, वो फील्ड वर्जन है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ एक सैम्पल प्रोजेक्ट जो कि मेरे पास स्टूडेंट्स ने किया है। वो सैम्पल प्रोजेक्ट देखने से आपको आइडिया ये हो जाएगा कि पूरा ये वाला फाइनल प्रोजेक्ट करना कैसे आप लोगों ने, ठीक है। ये गार्नियर मेन ब्रांड था मेरे पुराने स्टूडेंट्स का, उन्होंने पूरा इस पे प्रोजेक्ट किया। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है मैं आपको अपलोड कर दूंगा, हम इसका लिंक दे दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड करके पूरा प्रोजेक्ट को देख सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके अंदर क्लाइंट ब्रीफ जो है वो ये है। अब मैं इसको प्ले करूंगा, लंबी हो जाएगी, आप सुन लेना आराम से कि मैंने क्लाइंट ब्रीफ में क्या कहा इनको। ये ऑडियो में है क्लाइंट ब्रीफ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये रिपोर्ट है, इसमें वो वाला पार्ट जहां पर जो है क्या कहते हैं, ये इनकी रिपोर्ट है, ठीक है, फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
इसमें शुरू में तो ये हेडिंग्स छोड़ दो, इग्नोर कर दो, ये बाद में आपने लिखनी होगी। क्लाइंट ब्रीफ, यहाँ इन्होंने मेरी क्लाइंट ब्रीफ को पॉइंट्स में लिख दिया है, ये भी आप लोगों ने करना है। जो मैंने क्लाइंट ब्रीफ वीडियो में दी है आपको, उसको पॉइंट्स में लिख लें अभी से, ठीक है। फिर ये क्रिएटिव ब्रीफ, यहाँ से डॉक्यूमेंट शुरू हुआ है, ये वाला, ये जो डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से इन्होंने फिल किया है, ठीक है। बिजनेस इशू लिखा है अपना, देखें पहली हेडिंग क्या है यहाँ पे, बिजनेस इशू, ठीक है। बिजनेस इशू लिख दिया, ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए, टारगेट ऑडियंस, ये रिसर्च देखें कितनी डिटेल की है। मैंने आइडियल प्रोजेक्ट आपके सामने रखा है ताकि आप सबको पता चले करना कैसे काम। फिर देखिए ब्रांड पर्सोना की हेडिंग है, ये ब्रांड पर्सोना इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हाउ डू दे एक्ट एज ऑफ नाउ, ये हाउ डू दे एक्ट एज ऑफ नाउ, हाउ डू वी वांट देम टू डू, व्हाट डू वी वांट देम टू डू, ठीक है। व्हाट इज द रिवॉर्ड, ठीक है, व्हाट इज द रिवॉर्ड, व्हाट मेक्स दिस बिलीवेबल, की इनसाइट, ये सब पूरा डॉक्यूमेंट इन्होंने फिल किया, ठीक है। देख रहे हैं पूरा डॉक्यूमेंट यही है, ये पूरा इन्होंने फिल कर लिया, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट एंड में आपके फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पार्ट बन जाएगा, राइट। तो ये इट्स बेटर कि इसको अभी से आप क्रिएटिव ब्रीफ के डॉक्यूमेंट को रेडी कर लें, ठीक है। तो ये भी मैं अपलोड कर दूंगा फॉर एज ए सैंपल कि आपको पता चल जाए। ये यहाँ तक जो है सर्कुलेशन तक जो है, यहाँ से यहाँ तक ये क्रिएटिव ब्रीफ वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये क्रिएटिव ब्रीफ वाला पार्ट है जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट आपको टेम्पलेट दिखाया है। फिर आगे इथनोग्राफी की है, उसका पूरी रिसर्च चेक करें आप, ठीक है। ये पूरी इथनोग्राफी है यहाँ तक, डाटा कलेक्टेड और ये वो सारी, और वीडियोस अलग सबमिट की थी इन्होंने इथनोग्राफी की। ये आगे का पार्ट है। एनीवेज, तो ये वाला डॉक्यूमेंट जो है आप सारी टीम ग्रुप ने, 5 ग्रुप से, पांचों ने अपने ब्रांड और सेक्टर के बारे में इसको फिल करना है। इथनोग्राफिक रिसर्च जो आप ऑलरेडी कर चुके हो उसकी फाइंडिंग्स यहाँ आपको हेल्प करेंगी इसमें, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? यस पीपल? जी सर। ग्रुप हेड्स? जी सर। तो क्लियर हो गया। अब एक मैं आपको दिखाता हूँ एथनोग्राफिक रिसर्च के ऊपर जो मैं आज आप लोगों से लूंगा, उसका डॉक्यूमेंट पुराने मेरे स्टूडेंट्स ने किस तरह से जमा कराया है। ये एक टीम थी, इन्होंने जे डॉट पे काम किया था, ठीक है। और ये देखिए पूरा इन्होंने जे डॉट पे काम करके किस तरीके से मुझे क्वेश्चन आंसर्स और इथनोग्राफी की जो जो उन्होंने गपशप की थी वो सबमिट की थी, ठीक है। इसके अलावा एक और टीम थी, उसने जो है रिसर्च अपनी पावर पॉइंट पे मुझे बना के दी थी, ठीक है। ये इस तरह से इथनोग्राफिक रिसर्च इन्होंने पूरी पावर पॉइंट पे करी। अब आप कोई भी मेथड यूज करें, आई डोंट माइंड, चाहे वो वर्ड डॉक्यूमेंट हो, पावर पॉइंट हो, आई हैव नो इशू दैट। मुझे बस उसकी आपकी मेहनत से मतलब है। इसके अलावा गार्नियर मेन का प्रोजेक्ट जो है, इसके अंदर हमने ये इनकी फाइनल प्रेजेंटेशन है जिसको अभी नहीं बनाना, आपने फाइनल प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है वो बाद में बनेगी, वो देख लेना आप लोग। तो मल्टीमीडिया जो है उसके अंदर उन्होंने रखा हुआ है अपना जिफ, अपना मैगजीन ऐड, अपना OOH। तो ये इनका OOH है, ठीक है। ये OOH इन्होंने डेवलप किया था कि ये बिलबोर्ड बनाएंगे। इसके अलावा मैगजीन जो है इनका, और इसके अलावा और फाइनल पुराने प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे दिखाऊंगा आपको, लेकिन ये एक आइडियल प्रोजेक्ट है, इसको अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग इसको देख सको, एक नज़र इससे सीख सको। ये इनका मैगजीन ऐड है और ये इनकी जिफ है। जिफ को मुझे चलाना पड़ेगा क्रोम में। सर जी सर, मैंने अभी दोबारा ज्वाइन किया, मैं नेट प्रॉब्लम कर रहा था। अच्छा, ये जिफ है, देखें, ठीक है। ये इनकी जिफ बनी थी, जिस तरह मैं आपसे जिफ चाह रहा हूँ ना सोशल मीडिया पे, तो इन्होंने जिफ बनाई थी। अच्छा, फिर आगे देखते हैं हम। जी अब्दुल्ला, और कुछ बात करनी है? सुन लिया मैंने। जी सर, वो अटेंडेंस का पूछना था क्योंकि सर मैं कोशिश किया था, ज्वाइन हो नहीं रहा था। तुम पे लगा हुआ था। फोकस करो, मैं क्या बात कर रहा हूँ उस वक्त अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। ओके। गार्नियर की जो है हमने रिपोर्ट देख ली, प्रेजेंटेशन देख ली, मल्टीमीडिया में इनका कुछ काम देख लिया। स्टोरी बोर्ड इन्होंने बनाया था, विजुअल स्टोरी बोर्ड, ये भी आप लोगों को बनाना होगा। आगे जाके मैं किसी क्लास में एक्सप्लेन करूंगा किस तरह बनाना है आप लोगों ने। विजुअल स्टोरी बोर्ड में क्या होता है, आप एग्जिस्टिंग शॉट्स, अब्दुल्ला कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज इफ देयर इज समथिंग यू वांट टू टॉक। सॉरी। ये एग्जिस्टिंग वीडियो के जो शॉट्स होते हैं उससे बनाया जाता है विजुअल स्टोरी बोर्ड, मूविंग स्टोरी बोर्ड, ठीक है। इसमें शूट खुद नहीं करते, इसमें एग्जिस्टिंग शॉट लेके आप पहले एक टाइमलाइन बना लेते हैं और उस टाइमलाइन को प्रेजेंट करते हैं क्लाइंट को कि देखें ये हम करने लगे हैं। तो जब ओके आता है तो फिर आप जो है उसको प्रॉपरली शूट करते हो। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरा प्रोजेक्ट मैं अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को एंड यू कैन
easily download this and review this project as a ideal project कि आपने क्या करना है. इसके अलावा हर सेशन में बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के, पास स्टूडेंट्स के, वो भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आज तो सेशन था, इसमें मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना था आपसे रिगार्डिंग द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिगमंड फ्रॉइड एंड ऑल. नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स इस तरह की कोई प्रेजेंटेशन बेस्ड डिस्कशन है नहीं. सो आई विल बी शोइंग यू अ लॉट ऑफ व्हाट यू से प्रोजेक्ट्स ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स, जो आप देखेंगे आपको आइडिया होगा कि क्या करना है, किस तरीके से करना है. ओके, सो ये जो है पार्ट हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या करना है. अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट स्टेप आपका यही हो गया कि आपको जो क्रिएटिव ब्रीफ है वो डेवलप करनी है. ठीक है, चलिए जी, देन आई थिंक दिस सम्स अप दिस पार्ट. So guys, this is end of the session. I hope you liked this video. Do subscribe to my channel. See you next week. Till then, take care.